हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। डेली करंट अफेयर से संबंधित आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज जो तारीख है 29 जुलाई को, तो इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए। और इसे कब शुरू किया गया? इसे शुरू किया गया 2010 ईस्वी में। अब इससे रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वह यह है कि रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो इनके द्वारा इसे मनाने की बात की गई, मतलब इसके प्रारंभ करने की बात की गई। और इन्होंने मतलब व्लादिमीर पुतिन ने जो इसे स्टार्ट किया, तो उनका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था अमूर बाघ को बचाने का। तो उसी मिशन के रूप में इंटरनेशनल टाइगर डे की शुरुआत की गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। उससे संबंधित ये रहा पहला प्रश्न है कि भारत में इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हाल ही में दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी। तो अब क्या है इसका सही जवाब? आइए देखते हैं इससे संबंधित व्याख्या, जहां की हम देख रहे हैं कि जो शीर्षक है वह क्या है। प्रधानमंत्री मोदी बने भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। यहां पर आप एक बात यह याद रखेंगे कि यह जो कहा जा रहा है कि ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल जो है वह सबसे लंबा है। तो इसमें ट्विस्ट इस बात पर है कि एक साथ लगातार, जी हाँ एक साथ मतलब लगातार अगर देखें तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल है वो इंदिरा गांधी से ज्यादा है। और वह कितना है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार, देखिए क्या टर्म यहाँ पे लगातार, तो लगातार 4078 दिन प्रधानमंत्री पद पर ये रहे हैं, जो अभी भी है। और इंदिरा गांधी लगातार जो है वो कितने दिन तक रहती है? 4077 दिन। हालांकि अगर कुल कार्यकाल देखेंगे इंदिरा गांधी का, तो वह अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल था 16 साल और 286 दिन। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो जून 2024 में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और यहां पर आप देख लीजिए, यहां हम क्या देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन पहले हैं, सेकंड नरेंद्र मोदी और थर्ड पर है इंदिरा गांधी। लेकिन एक बात आपको नहीं भूलनी है, वह है लगातार। तो लगातार में हमें यह बात याद रखनी है। तो हमारा जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल चुका है। सवाल था हमारा यह नरेंद्र मोदी। चलिए देखिए नेक्स्ट यहां पर सवाल है कि डीआरडीओ द्वारा यूएवी से दागी गई हाल ही में परीक्षण की गई प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो यहां पर यह विकल्प है नाग V2 अस्त्रा, सेकेंड ULPGM V3 और प्रलय एक्स। तो देखते हैं इसका क्या है सही जवाब। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या टाइटल है, डीआरडीओ की नई मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण। और किसने किया? इसे किया डीआरडीओ ने, जिसमें कि हम हिंदी में देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और जो मिसाइल है ULPGM V3, इसका फुल फॉर्म क्या है वह देखिए। इसका फुल फॉर्म है UAV, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और फिर उसके बाद देखिए लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3। और कहां पर किया गया? तो देखिए नेशनल ओपन एरिया रेंज, मतलब यहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया कुरनूल में, जो कि है आंध्र प्रदेश में। अगर हम इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह जो मिसाइल है इसे दागा गया है मानव रहित हवाई वाहन से, यूएवी से। और यह ULPGM V2 का एक उन्नत संस्करण है। उसके बाद इससे संबंधित जो अन्य जानकारी, वह जानकारी यह है कि इसमें हाई डेफिनेशन ड्यूल चैनल सीकर यह लगा हुआ है, जो इसकी क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाता है। उसके अलावा यह मैदानी और ऊंचाई इन दोनों क्षेत्रों में सटीक लक्ष्य भेदन की यह क्षमता यह मिसाइल रखती है। और यह परीक्षण जो है यह क्या करेगा? भारत की सुरक्षा क्षमता को और मजबूत बनाएगा। तो यह था हमारा सवाल का जवाब यहां पर क्या है? ULPGM V3। चलिए नेक्स्ट यहां पर सवाल क्या है? वो सवाल यहां पर है कि 26 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के किस शहर में 4800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये यहां पर विकल्प दिए गए, इन विकल्पों को आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं कि इस खबर से संबंधित जो मतलब हमारा जो टॉपिक है उसका शीर्षक क्या? शीर्षक है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तूतीकोरिन कहां पर है? तमिलनाडु में। तो वहां पर 4800 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया गया। और यह शुभारंभ किया गया 26 जुलाई 2025 को। हम क्या देख रहे हैं कि इस परियोजना जो यहां पर शुरुआत की गई है उसकी लागत कितनी है? 4800 करोड़ रुपए से अधिक। इसमें देखिए क्या क्या है। एक तो है तूतीकोरिन एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन। अब इसमें क्या है कि यहां जो लागत है तो 450 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया, इस टर्मिनल भवन को बनाया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस टर्मिनल को बनाने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है और मजबूत यहां पर होगी। फिर नेक्स्ट यहां पर है कि राष्ट्रीय महत्व की 2 राजमार्ग परियोजनाएं जो है वो राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। और ये
दोनों जो परियोजनाएं ध्यान, ये दोनों जो परियोजनाएं, सड़क परियोजनाएं, ये रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र में यातायात, व्यापार और संपर्क, मतलब इन तीनों क्षेत्र में सुधार होगा। फिर अब जो ओवरऑल अगर हम देखें इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य तो वह क्या है? एक तो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, जो ऑब्वियस होगा क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, और यह भी हम देख रहे हैं कि कैसे जब रोड बनेगा, जब रेलवे बनेगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। और फिर है कि इन सबका फायदा यहां पर यह होगा कि व्यापार और पर्यटन को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो हमारा सवाल यहां पर क्या था? सवाल हमारा यह था और इसका जवाब आप देख चुके हैं, तूतीकोरिन। अब एक यहां पर सवाल है, सवाल यहां पर पहले देख लेते हैं। वह यह है कि वीर परिवार सहायता योजना, नाम क्या है? वीर परिवार सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहां पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, देख लीजिए। तो यहां पर जो 4 विकल्प, इन चारों विकल्पों को आप जरा ध्यान से देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। यहां पर हम शीर्षक क्या देख रहे हैं? शीर्षक देख रहे हैं वीर परिवार सहायता योजना, और इसे हाल ही में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? नालसा के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, हिंदी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और इस वीर परिवार सहायता योजना जिसे कि नालसा ने शुरू किया, इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को विधिक सहायता प्रदान करना। अब जरा योजना से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को देखते हैं, कुछ मुख्य बिंदु को देखते हैं। सबसे पहली बात, यह एक संयुक्त पहल है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है। कैसे? तो पहली बात, इसमें नालसा तो है ही, उसके अलावा केंद्रीय सैनिक बोर्ड, फिर राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड द्वारा रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत इसे चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यहां पर है कि जो सैनिक हैं और जो पूर्व सैनिक हैं या उनके जो परिवार हैं, उन परिवारों को विधिक सेवा प्रदान करना, वह भी निःशुल्क और सक्षम। और इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वह देखिए कैसे किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन की बात की जाएगी तो यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य और जिला सैनिक बोर्डों में स्थापित जो विधिक सेवा क्लिनिक है, इनके माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट इसमें यहां पर है कि सहयोग की बात अगर की जाए तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो किनके बीच है वो देखिए। तो यह जो क्लिनिक है, जिस क्लिनिक की अभी हमने बात की, यह रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय के साथ यह मिलकर काम करेगा। और यहां पर है कि इसका जो स्पेशल रिलेवेंस है वह कैसे, मतलब विशेष उपयोगिता इसकी कैसे है उसको देखिए। तो यहां पर यह बात की गई है कि जो रिमोट एरिया है, मतलब दूर दराज जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो सैनिक तैनात है, तो होता यहां पर यह है कि उनके परिवार के साथ या उनका जो अगर कोई भी जो विधिक समस्या आती है, तो उन विधिक समस्या में अगर मान ले कि उनको कोर्ट में अपियर होना है या उनको केस लड़ना है, तो इसमें वो नहीं लड़ पाते क्योंकि वो रिमोट एरिया में रहते हैं। तो यहां पर यह है कि जो दूर दराज के एरिया में तैनात सैनिक है, उन सैनिकों को जो कानूनी मामले में अदालत में पेश होना उनका कठिन होता है, तो जो भी मामले आप देख लीजिए, पारिवारिक संपत्ति, भूमि विवाद या घरेलू मामले, तो यह योजना क्या करेगी? ऐसे मामले में उनको समुचित विधिक प्रतिनिधित्व उनको सुनिश्चित करेगी। तो फिर है कि कौन मदद करेगा? तो मदद करने वाले एक वकीलों का पैनल बनाया जाएगा और पैरा लीगल वॉलंटियर्स उनको मुफ्त में विधिक सहायता देंगे। किन्हें लाभ मिलेगा? तो लाभ में यहां पर सैनिक को लाभ मिलेगा, पूर्व सैनिक को लाभ मिलेगा, उनके परिवार को लाभ मिलेगा। उसके अलावा सीमा सुरक्षा बल, मतलब बीएसएफ की बात हो रही है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और जो अन्य अर्धसैनिक बल के क्रमिक हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए, अब यहां पर था सवाल, वीर परिवार सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी, सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करना। चलिए अगला सवाल यहां पर यह कि नासा के ट्रैकर्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये रहा आपके सामने विकल्प। इन विकल्पों को आप एक बार आराम से पढ़कर देखिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप एक बार वीडियो को रोककर इसके चारों विकल्पों को देख लीजिए। चलिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? नासा का ट्रैकर्स मिशन। अब ये जो मिशन है ट्रैकर्स, इसका फुल फॉर्म क्या है उसको देखिए। फुल फॉर्म है टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकनेसेंस सैटेलाइट्स। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, उद्देश्य यहां पर है पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करना, मतलब उसके जो अध्ययन करना, और अध्ययन इस रूप में करना कि यह कैसे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का, वह कैसे हमें सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से बचाता है। इसमें जो यह मिशन है, इसमें 2 उपग्रह शामिल हैं जो एक दूसरे से सिर्फ 10 सेकंड के अंतराल पर उड़ान भरेंगे। रही बात वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें, सैटेलाइट के कार्य की बात देखें, तो यह 1 वर्ष में यह जो उपग्रह है वो 3000 से अधिक वैज्ञानिक माप एकत्र करेंगे। फिर यह जो मिशन है, यह मिशन हमें अंतरिक्ष में होने वाली तमाम तरह की जो
घटनाएं हैं, उथल पुथल जो होती है वहां पर, उनको समझने में मदद करेंगी। साथ ही साथ पृथ्वी की जो सुरक्षा प्रणाली है उसके विश्लेषण करने में भी यह मिशन मदद करेगा। तो नासा के ट्रैकर्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन सी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों के विरुद्ध उसकी रक्षा प्रणाली का अध्ययन करना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहां पर यह सवाल है कि भारत ने हाल ही में 4850 करोड़ की क्रेडिट लाइन किस देश को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दी और मछली पालन, मौसम और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देश है श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल। क्या है इसका सही जवाब? तो इससे रिलेटेड ये रहा हमारा टॉपिक का शीर्षक है मालदीव इंडिया। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इंडिया मालदीव और इंडिया मालदीव रिलेशंस की हाइलाइट्स। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आप, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां पर कि भारत और मालदीव के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। और ये जो क्षेत्र है वो देखिए कौन कौन सा है। एक हम देख रहे हैं मत्स्य पालन, फिर नेक्स्ट मौसम सेवाएं, फिर डिजिटल प्रणाली, फिर वित्तीय तकनीक, औषधि मानक और रियायती वित्त पोषण। ये वो 6 क्षेत्र हैं जिन पर कि दोनों देशों के बीच में एमओयू हुआ है। इसके अलावा भारत ने 4850 करोड़ की नई क्रेडिट लाइन प्रदान करने की घोषणा भी मालदीव के लिए की है। मालदीव इन पैसों का क्या करेगा? तो यह जो राशि है वह मालदीव में अधोसंरचना विकास और अन्य परियोजनाओं में मालदीव की यह सहायता करेगा। और जो आप यहां पर देख रहे हैं क्रेडिट लाइन या लाइन ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब देखिए समझिएगा, इसमें मतलब यह होता है कि मालदीव को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए जब भी राशि की जरूरत पड़ेगी तब वह इस 4850 करोड़ रुपए में से उस राशि को निकाल लेगा। मतलब आप यहां पर सोचिए कि ऋण देना और लाइन ऑफ क्रेडिट दोनों में फर्क होता है। मतलब ये कि 4850 करोड़ रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी गई, अगर मालदीव को जरूरत नहीं पड़ेगी तो ठीक है, वह उससे पैसे नहीं लेगा, ना ही उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन अगर मान लें कि उसे पैसे की जरूरत पड़ती है और 4850 करोड़ रुपए में से अगर मान लें कि वह 2000 करोड़ रुपए लेता है तो फिर 2000 करोड़ रुपए ही उसे वापस भी करने होंगे उस पर, और उसी पर 2000 करोड़ रुपए पर ही उसे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये है लाइन ऑफ क्रेडिट। फिर नेक्स्ट यहां पर है कि भारत और मालदीव के बीच जो औपचारिक राजनयिक संबंध है उसके 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा है। तो यह जो द्विपक्षीय संबंध है भारत और मालदीव की, जिसमें कि हमने देखा था पिछले 1-2 साल पहले इसमें थोड़ी सी खटास आ गई थी, तो अब रिश्तों में मधुरता दिख रही है। तो अब ये था हमारा सवाल और इस सवाल का जवाब यहां पर क्या है? इसका जवाब है मालदीव, ऑप्शन सी मालदीव। चलिए जरा इस सवाल को देखिए। सवाल है कि भारतीय सेना का उन्नत सैन्य अभ्यास ड्रोन प्रहार कहां आयोजित किया गया? तो ऑप्शन आपके पास है तवांग अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, रायंग ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश और जैसलमेर राजस्थान। तो चलिए देखते हैं ड्रोन प्रहार को। तो ड्रोन प्रहार में हम यहां पर क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि एक एक्सरसाइज है जो कहां किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के रायंग सैन्य स्टेशन पर इसका आयोजन किया इंडियन आर्मी ने। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ड्रोन तकनीक को युद्ध क्षेत्र में रणनीतिक संचालन में एकत्रित करना या एक उसमें उसको लेकर चलना। मुख्य बिंदु क्या वो देखिए, मुख्य बिंदु यहां पर यह है कि एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार एक उन्नत सैन्य अभ्यास है जिसमें वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में आयोजित किया गया। मतलब जो रियल वॉर होता है, रियल वॉर सिचुएशन होता है, इसमें इस एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का एक्सरसाइज किया गया। और इसका उद्देश्य था ड्रोन की सहायता से क्या करना? फर्स्ट इंटेलिजेंस, मतलब खुफिया जानकारी कैसे हासिल करते हैं उसको देखना। उसके बाद सर्विलियंस, निगरानी करना, कैसे युद्ध के मैदान में निगरानी कर सकते हैं। उसका टोही जैसी गतिविधियों का प्रदर्शन करना। टोही का मतलब यहां पर है कि जब खुफिया जानकारी तभी हो सकता है जबकि वो टोही रूप से सही काम करेगा। उसके अलावा सेंसर टू शूटर, तो इसकी रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और प्रिसीजन टारगेटिंग की क्षमताओं को परखा गया। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें कि सवाल यह पूछा गया था कि भारतीय सेना का उन्नत सैन्य अभ्यास ड्रोन प्रहार कहां आयोजित किया गया? तो आपने देख लिया ऑप्शन सी रायंग ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह आज के डेली करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो में हमने उन प्रश्नों को देख लिया जो आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। और यह जो प्रयास हमारा वो अनवरत चलता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दीजिए। इसके साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।